हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के रूप में कल हम लोगों ने आदर्शवाद को पढ़ा और आज जो है उपागम के रूप में यथार्थवाद को हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा यथार्थवाद की अवधारणा को हम लोग समझ लें। यथार्थवाद को कैसे पढ़ना है। यथार्थवाद का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सच की बात, कल्पना पे आधारित नहीं है और जो सच्चाई है, जो धरातल के स्तर पे हमें दिखाई देता है, जिस बातों में कल्पना कम, आदर्श की बातें कम हो, उसी को यथार्थवाद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का जो उपागम है, जो दृष्टिकोण है, इसकी जो शुरुआत होती है यह 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जो यथार्थवाद की जो उपागम है, यह आया आदर्शवादी जो दृष्टिकोण है उसी के विपरीत में आया। क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है, यह आदर्शवादी अवधारणा को बिल्कुल धज्जियां उड़ा दिया, बिल्कुल गलत ठहरा दिया। जहां आदर्शवादियों को यह मानना था कि विश्व में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें युद्ध की, अत्याचार का, अन्याय का, अनैतिकता का और शक्ति संघर्ष का कोई स्थान नहीं होगा और विश्व सरकार या वैश्विक संस्था के निर्माण कर दिया जाएगा और बुद्धि, विवेक, विज्ञान की तरक्की की जाएगी, तो अपने आप ऐसी विश्व व्यवस्था बनेगी जिसमें न्याय और शांति स्थापित होगी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ जैसी वैश्विक संस्था भी बनी और इस वैश्विक संस्था के प्रति यह जिम्मेदारी थी कि वह विश्व में दोबारा कोई युद्ध न हो। इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध की घटना घटी और यह घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों को काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को सोचने के लिए नए सिरे से विवश किया और तब यथार्थवादी अवधारणा सामने आई कि आदर्शवाद की जो अवधारणा है बिल्कुल कोरी कल्पना है और कहीं ना कहीं राष्ट्रों में और प्रत्येक राष्ट्रों के बीच शक्ति के प्रति जो लालसा है वह बनी हुई है और शक्ति के लिए ही संघर्ष करते हैं। तो यथार्थवादी जो अवधारणा है, इसके मूल केंद्र बिंदु है वह है शक्ति लोलुपता या शक्ति की प्राप्ति। अब हम लोग ये जानेंगे जो यथार्थवादी अवधारणा है, इस अवधारणा की पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार होती है। द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि ये अपने थॉट और अपने विचार को ये पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित कर लिया और बहुतायत विद्वानों ने इसकी मान्यता देनी भी शुरू कर दी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पहले कौन से ऐसे विचार थे जो यथार्थवादी अवधारणा, यथार्थवादी दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि तैयार की, उसकी आधार तैयार किया, जिसके आधार पर यथार्थवाद अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने लगे। तो सबसे पहले इसको ये देखा जाए कि इसकी जो पृष्ठभूमि बनी यथार्थवाद का, वह है माकियावेली के विचार। माकियावेली का विचार। माकियावेली को आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है और चूंकि इसने राजनीति को बिल्कुल नैतिकता और धर्म से अलग करके बताया और शक्ति की विस्तार और शक्ति की प्रदर्शन को शासक के लिए एक महत्वपूर्ण क्या बताया, महत्वपूर्ण कला बताया और कहा कि शासक को हमेशा अपने राजनीतिक ध्येय पर ध्यान देना चाहिए बल्कि साधन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और भय का शासन ज़्यादा मजबूत होता है। प्रेम की तुलना में भय का जो शासन होता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसकी यह जो अवधारणा है, यथार्थवादी अवधारणा को, यथार्थवादी दृष्टिकोण की एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार किया और इसका एक स्टेटमेंट है जो परीक्षाओं में पूछता है। उसने यह कहा कि मनुष्य शस्त्र, धन
और रोटी, ये क्या है? ये युद्ध के भाग हैं, ये युद्ध के भाग हैं। और इन चारों में पहला और दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य और शस्त्र से रोटी और धन प्राप्त किया जा सकता है, जबकि धन और रोटी से मनुष्य और शस्त्र प्राप्त नहीं किया जा सकता, शस्त्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये स्टेटमेंट रहा मैकियावेली का, और यह स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ भी सकता है कि किसका विचार है। और दूसरी बात है कि इसका यह मैकियावेली का जो यह विचार है, शस्त्र और युद्ध मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में इसकी जो अवधारणा है, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो यथार्थवादी दृष्टिकोण रहा, उसकी विचारों की स्रोत कह लीजिए या विचारों की आधार कह लीजिए। इसी के विचारों के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी दृष्टिकोण के क्या हुए, पनपा या विकसित होने के लिए एक आधार मिला। इसके बाद से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण को पनपने का जो दूसरा महत्वपूर्ण बात आया, वह है हिटलर और मुसोलिनी का उदय। हिटलर और मुसोलिनी का उदय, हिटलर और मुसोलिनी का उदय, हिटलर और मुसोलिनी का उदय। जो हिटलर है और मुसोलिनी की जो शासक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो उदय हुई, और इनकी जो नीति थी, वह नीति आदर्शवादी अवधारणा की बिल्कुल विपरीत थी। इन्होंने बताया कि शक्ति का विस्तार, राज्य का विस्तार और युद्ध करना ही शासन का क्या है, एक मूल गुण है। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने राज्य के विस्तार करने के लिए बार बार युद्धों की तरफ जाना, युद्ध को बिल्कुल राज्य के लिए अनिवार्य बताना, ये सारी जो तथ्य हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों को इस तरीके से मोटिवेट किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विषय होनी चाहिए, वह कहीं ना कहीं इन्हीं सब शासकों की जो अवधारणा है उसी पे आधारित होनी चाहिए। और इन लोगों ने, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान थे, मुसोलिनी और हिटलर के जो कारनामे थे, जो कार्य पद्धतियाँ थीं, उनका विश्लेषण करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन आदर्शवादी दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता है, यह दृष्टिकोण अधूरा है, और इसकी वास्तविक जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पीछे जो मूल बिंदु है, वह कहीं ना कहीं शक्ति संघर्ष है और विरोध है। ये सब बातें हिटलर, मुसोलिनी, मैकियावेली के विचार, इनके कारनामे ही यथार्थवादी राजनीतिक विचारकों का क्या बना, आधार बना। अब ये जानते हैं कि यथार्थवादी राजनीतिक विचारक कौन कौन ऐसे विचारक हैं जो यथार्थवाद का समर्थन करते हैं। समर्थक विचारक, यथार्थवाद के समर्थक विचारक, जो आपसे अक्सर पूछेगा। तो इसके समर्थक विचारक में है जॉर्ज कैनन,
यही नाम याद रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जॉर्ज कैनन, राइनॉल्ड नेबुर, राइनॉल्ड नेबुर, वर्गर, स्वर्जर वर्गर, किसिंगर, E.H. कार, और मार्गेनथाउ, और मार्गेनथाउ। जॉर्ज कैनन, राइल नेबुर, स्वर्जनबर्गर, किसिंजर, E.H. कार और मार्गेनथाउ, ये जो राजनीतिक विचारक हैं, इन लोगों ने यथार्थवादी दृष्टिकोण का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि यथार्थवादी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण करना शुरू किया और बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह आदर्शवादी अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। आदर्शवादी अवधारणा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता है। और इन्होंने बताया, क्या क्या बताया इन्होंने सामूहिक रूप से, बाद में हम लोग मार्गेनथाउ के यथार्थवादी राजनीतिक विचार को थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनकी मान्यता को देखा जाए कि यथार्थवाद की क्या मान्यता रही। यथार्थवाद की मान्यता किस बात को मानते हैं, जिसके आधार पर अपने विचारों को ये लोग देते हैं। पहला मानना इनका यह है कि युद्ध एवं शक्ति, युद्ध एवं शक्ति मनुष्य के स्वभाव में होता है, मनुष्य के स्वभाव में होता है। चूंकि युद्ध और शक्ति ही मनुष्य के स्वभाव में होता है, वह युद्ध के माध्यम से शक्ति को अर्जित करना चाहता है, युद्ध के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि और अपनी उपलब्धि को बताना चाहता है, या अपनी जो हित होता है उसकी पूर्ति करने के लिए या युद्ध का इस्तेमाल या शक्ति का इस्तेमाल वो करता है। ये उसके स्वभाव में ही होता है, इसको बदला नहीं जा सकता है। दूसरी बात इसने ये कहा कि प्रत्येक मनुष्य जो है इस बात से डरता है, इस बात से डरता है कि दूसरा मनुष्य उसे नष्ट कर देगा, दूसरा मनुष्य उसे नष्ट कर देगा। इसलिए मनुष्य को हमेशा जो है दूसरे मनुष्य को नष्ट करने या विनष्ट करने की प्रयास करते रहना चाहिए। यदि ऐसा वो प्रयास नहीं करता है और अपनी आत्मरक्षा के बारे में वो नहीं सोचता है तो दूसरा व्यक्ति निश्चित उसे क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। यह भी प्रवृत्ति जो है ये इनकी मान्यता का रहा। जो तीसरी मान्यता रहा इसका, ये तीसरी मान्यता संघर्ष और विवाद, संघर्ष और विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा बना रहता है। संघर्ष और विवाद ये अनिवार्य नियम है। अनिवार्य क्या है? अनिवार्य नियम है। ठीक है, इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो संघर्ष और विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा बना रहता है, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनिवार्य नियम है। इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल ही नहीं सकता है। चौथी बात इन्होंने ये कहा, जो राष्ट्रीय हित है
राष्ट्रीय हित शक्ति के माध्यम से ही पूरा की जा सकती है। शक्ति के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी राष्ट्रीय हित होती है और राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य प्रयास करता है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का निर्माण करता है, अपनी विदेश नीतियों का निर्माण करता है। उसका मुख्य आधार होता है राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित की पूर्ति तभी हो सकती है जब राज्य के पास शक्ति हो। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने या हमेशा शक्ति को अर्जित करने का वह प्रयास करता है, और यह प्रयास हर राष्ट्र के पास होता है। इसीलिए हमेशा विवाद जो है बना रहता है। असुरक्षा का भाव और ज़्यादा सुरक्षित होने की जो सोच है, यह शक्ति के लिए प्रेरित करता है, और यही प्रेरित करने की जो भाव है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और विवाद को बनाए रहता है। ये मूलभूत नियम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, यह नियम कभी चेंज नहीं होता है। यह यथार्थवादियों का मानना है। जब भी हम किसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ जब संबंधों का हम लोग विश्लेषण करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं शक्ति जो है निश्चित तौर से उसके संबंधों की केंद्र बिंदु होगी। और जब तक हम लोग शक्ति को नहीं समझेंगे, किसी भी राज्य के बीचों की जो संबंध है उसको नहीं समझा जा सकता है। और इसी शक्ति के विशेषता के बारे में मॉर्गनथाउ ने कहा, मॉर्गनथाउ का एक स्टेटमेंट है। मॉर्गनथाउ ने कहा, यह बात हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा के संदर्भ में भी दिया था, लेकिन इस समय भी इसको स्टेटमेंट के रूप में देख लिया जाए। मॉर्गनथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा से शक्ति के लिए संघर्ष रहा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हमेशा से शक्ति के लिए संघर्ष रहा। शक्ति के लिए संघर्ष रहा है। ठीक है, इसी में एक बात इसने और जोड़ा था कि प्रत्येक राज्य का जो तत्कालिक अंतिम उद्देश्य कुछ भी रहा, प्रत्येक राज्य का जो अंतिम उद्देश्य वो कुछ भी रहा, लेकिन जो तत्कालिक उद्देश्य रहा वह शक्ति के लिए संघर्ष ही रहा। इस बात को मॉर्गनथाउ ने अपने स्टेटमेंट और अपने विचारों के माध्यम से स्पष्ट करके यथार्थवाद की जो अवधारणा है इसको काफ़ी विकसित किया और काफ़ी मजबूत किया। तो इन्हीं चार मान्यताओं के आधार पर यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विश्लेषण करने का प्रयास करता है। और इसे यथार्थवाद क्यों कहा जाता है? इसी आधार पर कि शक्ति का विवाद और शक्ति संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूलभूत नियम है। जब भी हम जाएंगे विश्लेषण करने या देखने जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध को, तो ये हमें दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई देगा और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के घटनाओं में दिखता है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का घटना होना, रूस का अन्य देशों के साथ लड़ाई होना, अमेरिका का दूसरे देशों पे आक्रमण होना, ये तमाम तरह की आक्रमण जो हुआ, ये सब कहीं ना कहीं यथार्थवादी राजनीतिक विचारधाराओं के जो बातें हैं उसकी पुष्टि करता है। अभी भी हम भारत पाकिस्तान के संबंधों को देख लें तो कहीं ना कहीं ये मधुर संबंध नहीं है। राष्ट्रीय हितों को लेकर ही, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर हो या राजनीतिक विवाद हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर विचारों के स्तर को लेकर हो, कहीं ना कहीं विवाद वो क्या है, बना हुआ है। तो इनके संबंधों को देखने के लिए उनके अंतर्निहित ये जो विवाद हैं, जो नियम हैं, इनको देखेंगे तभी हम उनके संबंधों को समझ पाएंगे। तो इस तरीके से मॉर्गनथाउ ने ये बात अपने विचारों के माध्यम से यथार्थवादी सोच को स्पष्ट किया। अब ये देखना है कि जो यथार्थवाद है, इस यथार्थवाद में मॉर्गनथाउ ने अपना क्या रोल निभाया। चूंकि यथार्थवादी विचारधारक में इसके समर्थकों में हमने जॉर्ज कैनन का, किसिंगर का, श्वर्जनबर्गर का, ठीक है, नेबूर का नाम लिया, लेकिन इन सब के विचारों को हम लोग उतना नहीं पूछेगा परीक्षाओं में, लेकिन मॉर्गनथाउ को विशेष रूप से पूछता है, क्योंकि मॉर्गनथाउ का जो विचार है यथार्थवाद को विकसित करने में इसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो थोड़ा बहुत बातें जो है मॉर्गनथाउ को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। जो मॉर्गनथाउ है, मॉर्गनथाउ यथार्थवादी राजनीतिक विचारक है और अमेरिका के शिकागो
अमेरिका के शिकागो, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर था, राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर था। ठीक है, तो जो मार्गेंथाउ यथार्थवादी राजनीतिक विचारक है, इसका पहला कि यह अमेरिका का रहने वाला था और अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का क्या था, प्रोफेसर था। तो इसकी ये पृष्ठभूमि रही और मार्गेंथाउ अपने यथार्थवादी राजनीतिक विचारों को अपने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों में दिया, जो अक्सर आपसे पुस्तकों की चर्चा परीक्षाओं में करता है। तो इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें उसको देख लिया जाए। जो इसकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसको पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, ठीक है, ये 1949 की है पुस्तक, ये 1949 की पुस्तक पब्लिकेशन हुआ है। दूसरी जो इसकी पुस्तक है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स, ये जो है 1946 की पुस्तक है। और तीसरी जो है इसकी पुस्तक जो है वह है इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट, यह है 1951 की। जो इसकी चौथी पुस्तक है, हाँ, तीन ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मार्गेंथाउ की, और इन्हीं तीन पुस्तकों में इसने जो है अपनी यथार्थवादी राजनीतिक विचारकों को दिया। जिस इन तीनों पुस्तकों में सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, 1949 में यह पब्लिकेशन हुआ। ज़्यादातर यही पुस्तकों को पूछा है और आपसे पूछने की संभावना भी रखता है। मार्गेंथाउ के संदर्भ में डॉक्टर महेंद्र कुमार एक विचारक हैं, डॉक्टर महेंद्र कुमार ने कहा कि मार्गेंथाउ यथार्थवादी ढांचे को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। यह जो डॉक्टर महेंद्र कुमार का मार्गेंथाउ के संदर्भ में स्टेटमेंट रहा, जो कभी पूछ देगा कि किसने जो है मार्गेंथाउ की यथार्थवादी विचार को वैज्ञानिक बताया, तो यह है डॉक्टर महेंद्र कुमार। अब जो है इन्हें यथार्थवाद को वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। इसने कौन सी मूल विचार दिया जिसके कारण यह माना जाता है कि यथार्थवाद का वास्तविक जन्मदाता जो है वह मार्गेंथाउ है। तो यथार्थवाद के दृष्टिकोण में इसने कुल 6 सिद्धांत दिए। ठीक है, मार्गेंथाउ के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, यथार्थवाद के 6 सिद्धांत, यथार्थवाद के 6 सिद्धांत। ठीक है, यथार्थवाद के संदर्भ में जो इसने 6 बातें बताया, इन्हीं 6 बातों के आधार पे
मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का जन्मदाता कहा जाता है। और आपसे प्रश्न पूछेगा, जो 6 इसकी मान्यता और सिद्धांत है, इसी 6 मान्यताओं को स्टेटमेंट बना के पूछेगा, उपयुक्त सभी हैं या कोई नहीं है या किसी को मिक्स कर देगा, इस तरीके से पूछेगा, लेकिन इसको जानना जरूरी है। तो पहला इसने बात बताया कि राजनीति पर प्रभाव डालने वाले, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले कारकों में मनुष्य की प्रकृति पहली है। मनुष्य की प्रकृति ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। शक्ति के माध्यम से ही हो सकती है। जो तीसरा है उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रीय हितों की निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय हितों की निश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है, तीसरा है। और जो चौथा है वह है विवेक। जो विवेक है वह राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। और पांचवा जो है वह कहा राष्ट्रों का नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से अलग है। जो राष्ट्रों का नैतिक मूल्य होता है वो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से अलग होता है। और छठवां जो होता है राजनीति की स्वायत्त क्षेत्र। राजनीति की स्वायत्त क्षेत्र। इन चारों स्टेटमेंटों को याद रख, छह जो इसकी सिद्धांत हैं, यही मार्गेंथाउ के यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यता है और ये सिद्धांत है। इन्हीं 6 सिद्धांतों में से अक्सर एक एक पॉइंट्स बना के पूछता है कि ये कौन मार्गेंथाउ का है। तो बहुत इसको याद करके रखने की ज़रूरत है, जो आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इस तरीके से जो हमारा यथार्थवाद का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है वह समाप्त होता है। अब इसके बाद नौ यथार्थवाद की चर्चा करेंगे। नौ यथार्थवाद बिल्कुल छोटा है, चूंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण पूरी तरीके से शक्ति पे अपने अध्ययन को केंद्र बिंदु मान लेता है, जिसके कारण हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संपूर्ण विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ राष्ट्र ऐसे होते हैं कि जिनके जो संबंध हैं वह प्राचीन समय से लेकर आज तक वैसे ही चले आ रहे हैं जो प्राचीन समय में था। उनमें न तो कभी युद्ध हुआ, न ही कोई जो है विवाद हुए, और संबंध वैसे कि वैसे ही बने रहे। यदि यथार्थवादी अवधारणा के आधार पर विश्लेषण किया जाए तो शायद
जो मधुर संबंध हैं राष्ट्रों के मध्य वह बिल्कुल होता ही नहीं। केवल शक्ति होता, युद्ध कभी ना कभी होता ही, हर राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ कभी ना कभी युद्ध होता ही। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका इतिहास गवाह है कि बहुत सारे राज्य ऐसे भी रहे हैं जिनके मधुर आपसी भी संबंध रहे हैं, उनमें कभी विवाद नहीं हुआ है, या विवाद होते भी हैं तो कूटनीतिक और जो है आपस में विचार विमर्श के माध्यम से उसको सुलझा लेते हैं, युद्ध की जैसी नौबत नहीं भी आती है। तो तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जो यथार्थवादी अवधारणा को गलत भी ठहराता है। और यथार्थवादी अवधारणा को यदि देख लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमेशा अराजकता की स्थिति बनी रहेगी, हमेशा शक्ति लोलुपता ही यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों का मूल केंद्र बिंदु होगा, तो आपसी मानवीय मूल्यों को लेकर या मानवीय मूल्यों की संरक्षण को लेकर या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर आपस में उनका मेल मिलाप कैसे हो सकता है। तो तमाम तरह की ऐसी चीजें रही हैं जो यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचनाओं का आधार भी बनता है। इसलिए यथार्थवाद अपने इस विचार को सुधार करने के लिए पुनः नव यथार्थवाद की अवधारणा को दिया, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। और दो सिद्धांत जो खेल सिद्धांत है, नीति निर्माण सिद्धांत है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब की बातों के बाद अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और हम आपसे ये आशा रखेंगे कि आप जो है बहुत कायदे से वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके नोट्स बनाइएगा। हम आपको अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की जो 4 यूनिट है पूरा पढ़ाएंगे परीक्षा से पहले तक, और आप पढ़िएगा जरूर, इसका आपको परीक्षाओं में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।